पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहते हैं वार्निश, थिनर, तारपीन, फिक्सेटिव। आंसर है फिक्सेटिव। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाला घोल इस फिक्सेटिव कहलाता है। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, सरसों का तेल। तो तारपीन का तेल, यानी चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है स्पूमेटो, एचिंग, हैचिंग, चेरास्क्यूरो। इसको कहते हैं हैचिंग। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश यानी शेड का जो काम किया था हैचिंग के द्वारा किया जाता है। ये भी एक टेक्निक है, हैचिंग। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं स्याह कलम, व्यक्ति चित्र, फिटका चित्र, जैनर चित्र। इन्हें कहते हैं जैनर चित्र। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जैनर चित्र कहा जाता है। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं एनकास्टिक, इम्पेस्टो, प्लास्टिक, बटिक। तो एनकास्टिक तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को एनकास्टिक कहते हैं। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपरोक्त सभी। यानी व्यवहारिक कला में बुक कवर भी आता है, विज्ञापन भी आते हैं और पोस्टर भी आते हैं। इन तीनों ही व्यवहारिक कला के अंतर्गत आते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं सिग्रेफिटो, इंटेग्लियो, चेरास्क्यूरो, स्केच। तो एचिंग में प्राथमिक अंकन को इंटेग्लियो कहते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को इंटेग्लियो कहते हैं। फेवर ने इंग्लैंड में कंपनी स्थापित की कब? 1960 में, 1761 में, 1882 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में। तो फेवर ने इंग्लैंड में 1761 ईस्वी में कंपनी स्थापित की। कब की? फेवर ने 1761 ईस्वी में। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है वॉश, ग्वास, कोलाज, उपरोक्त सभी। ग्वास गोंद मिश्रित अपारदर्शक, जिसे हम देख ना सके आर पार, अपारदर्शक रंगों का प्रयोग ग्वास कहलाता है। इसका एक और वीडियो ग्वास पर बनने वाला है जो आगे आपको मिलेगा। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है प्राइमिंग, आला प्राइमा, साइजिंग, हैचिंग। तो इसे आला प्राइमा कहते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र यानी एक ही बार में पूरा चित्र बनाने की क्रिया को आला प्राइमा कहते हैं। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। यानी प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल 1662 ईस्वी में बनी थी, यानी बनना शुरू हुई थी 1662 ईस्वी में। चेरास्क्यूरो का प्रारंभ किया माइकल एंजेलो ने, रैफल ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, टिशियन ने। तो चेरास्क्यूरो का प्रारंभ लियोनार्डो दा विंसी ने
किया था। ये एक विधा है चियारोस्क्यूरो। रंग की एक ही परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना, जिसमें नीचे की परत दिखाई देती रहे, को कहा जाता है ग्लेजिंग, पेंटिंग, ग्रीशाइल, वार्निशिंग। तो ग्लेजिंग इसे कहा जाता है कि रंग की एक परत सूख जाने पर एक पारदर्शक परत और लगाई जाती है, इसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। कौन सा तत्व षडंग नहीं है? प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, संतुलन। तो संतुलन षडंग का तत्व नहीं है। प्रमाण षडंग का तत्व है। भाव भी, लावण्य योजना और रूप भेद 6 तरह के होते हैं। इसमें संतुलन षडंग का तत्व नहीं है। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्रूनो, क तथा ख उपरोक्त सभी। आंसर है फ्रेस्को सेक्को तथा फ्रेस्को ब्रूनो, यानी का और खा। फ्रेस्को की तकनीक है फ्रेस्को सेक्को व फ्रेस्को ब्रूनो। ये फ्रेस्को की तकनीक कहलाती हैं। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। 3, 4, 5, 6। कितनी परत? 3 परत। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती हैं। कितनी? 3 परत लगाई जाती हैं। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती है। फ्रेस्को चित्रण है जैनर चित्रण की विधा, व्यक्ति चित्रण की विधा, भित्ति चित्रण की विधा, उपरोक्त तीनों। तो फ्रेस्को है भित्ति चित्रण, यानी कि जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, जैसे अजंता एलोरा में बनाए गए हैं। भित्ति चित्रण की विधा फ्रेस्को चित्रण कहलाती है। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है जल रंग को, तेल रंग को, क्रेयॉन और पेस्टल रंग को, का तथा गा को। यानी कि का तथा गा को, जल रंग को तथा क्रेयॉन पेस्टल, इन दोनों की पेंटिंगों को कांच से फ्रेम करके रखा जाता है, क्योंकि इस पर एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, जिससे ये रंग फीके पड़ जाते हैं। इसलिए कांच की फ्रेम में रखा जाता है। तो कांच के फ्रेम में जल रंग तथा क्रेयॉन और पेस्टल रंगों की पेंटिंग को फ्रेम करके रखा जाता है। फ्रेस्को सेक्को पर वार्निश की जाती है डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपाल वार्निश, उपरोक्त सभी। तो इस पर वैक्स वार्निश की जाती है। फ्रेस्को सेक्को पर वैक्स वार्निश की जाती है। इम्पेस्टो का आरंभ किया था टर्नर ने, कॉन्स्टेबल ने, जॉन वाइट ने, जॉन ब्रेट वाई ने। तो इम्पेस्टो का आरंभ जॉन ब्रेट वाई ने किया था। इम्पेस्टो का आरंभ जॉन ब्रेट वाई ने किया था। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक कहलाती है। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक कहलाती है ग्लेजिंग, इम्पेस्टो, फ्रॉटेज, कार्ट्रेज। तो इसे फ्रॉटेज, रंग को कपड़े पर कागज से रब करने की तकनीक फ्रॉटेज कहलाती है। टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है स्पैटरिंग, स्पिटलिंग, टांकिंग, ड्राई ब्रशिंग। तो टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना स्पैटरिंग कहलाता है। स्पैटरिंग यानी कि हार्ड ब्रश से स्प्रे करना, जैसे कि हम डॉट 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 करते हैं, स्पैटरिंग कहलाता है। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है ग्लास, मैट, जेल, उपरोक्त सभी। यानी एक्रेलिक रंग जो होते हैं ग्लास पे भी यूज किए सकते हैं,
मैट पर भी यूज किए सकते हैं और जेल पर भी यूज किए जा सकते हैं। एक्रेलिक यानी प्लास्टिक पेंट एक तरह का होता है, उसे हम सभी जगह यूज कर सकते हैं। कपड़ों पर भी उसे यूज हम कर सकते हैं। एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, ग्रुप 1890 द्वारा। तो एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ था लैटिन ग्रुप द्वारा। एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ था लैटिन ग्रुप द्वारा। ग्राफिक की विधा नहीं है, ग्राफिक की विधा नहीं है। एचिंग, वुडकट, एंग्रेविंग, ब्लोन वार्ड्स ग्राफिक की विधा नहीं है। ब्लोन वार्ड्स। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव कहलाता है। एयर ब्रशिंग, स्पैटरिंग, स्कम्बलिंग, स्टिपलिंग छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश यानी शेड का जो प्रभाव देखा जाता है उसे स्पिटलिंग कहा जाता है। शेड, छाया प्रकाश यानी शेड। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्राकृतिक चित्रों में किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया? ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया? कांस्टेबल ने, टर्नर ने, रूबेंस ने, ब्यूरिलो ने। तो कांस्टेबल ने प्राकृतिक चित्रों में ब्रोकन कलर का प्रयोग किया था। कांस्टेबल। सैनग्यून ड्राइंग प्रचलित हुई 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो सैनग्यून ड्राइंग प्रचलित हुई 14वीं शताब्दी में। सैनग्यून ड्राइंग प्रचलित हुई 14वीं शताब्दी में। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है अंडा में। गोंद, ग्लिसरीन, उपरोक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है अंडा से, गोंद से, ग्लिसरीन, तीनों से ही इसका प्रयुक्त होता है। अंडा भी यूज कर सकते हैं, गोंद भी यूज कर सकते हैं और ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ राजपूत शैली से, बंगाल स्कूल से, आधुनिक युग से, अजंता से। बंगाल स्कूल से वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में बंगाल स्कूल से हुआ था, जिसके अविनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर इन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? तेल रंग में, एक्रेलिक में, जल रंग में, टेम्परा में, जल रंगों में। यानी किस चित्रण में, यानी कि जल रंग में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप जल रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो कागज को श्वेत छोड़ दिया जाएगा हाईलाइट दिखाने के लिए, यानी शेड दिखाने के लिए। गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं राउंड, फिलवर्ट, फ्लैट, उपरोक्त सभी। तो फिलवर्ट, गोल किनारे वाली तुलिकाएं फिलवर्ट कहलाती हैं। गोल किनारे वाली तुलिकाएं फिलवर्ट कहलाती हैं। तेल रंगों का आविष्कार किया वेलिनी बंधु ने, बान आइक बंधु ने, करेची बंदी ने। उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी तेल रंगों का आविष्कार वान आइक बंधु ने किया था। तेल रंगों का आविष्कार वान आइक बंधु ने किया था। तेल चित्रण का माध्यम नहीं है तारपीन का तेल, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्सन का और वार्निश। तो प्लास्टिक इमल्सन ये तेल चित्रण का माध्यम नहीं है। यानी तारपीन का तेल आप यूज़ कर सकते हैं तेल चित्रों में।
तारपीन का तेल यूज हो सकता है, अलसी का तेल भी यूज हो सकता है और वार्निश भी यूज किया जा सकता है। तेल चित्रण के बाद अगर आप तेल चित्रण करते हैं तो उसके ऊपर वार्निश भी की जा सकती है, चमक बरकरार रहती है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है ईंट, डिब्बा, पुस्तक, सेब। तो सेब घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है। सेब क्योंकि गोल होता है, घनाकृति मतलब जिसकी 3 पटल हमें दिखाई देते हैं, तो सेब गोल होता है, इसलिए घनाकृतियों में के अंतर्गत सेब नहीं आता है। पॉल सैंडवॉय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक के, फ्रेस्को के, जल रंग के, टेम्परा के। जल रंग के। पॉल सैंडवॉय जल रंग चित्रण के पिता माने जाते हैं। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 4, 3, 6, 8। तो दर्शक को घन के 3 ही तल दिखाई देते हैं, ऊपर का, साइड का और सामने का। 3 ही तल उसे दिखाई देंगे घन के। धरातल की बनावट कहलाती है रंग, संतुलन, पोत, सामंजस्य। तो धरातल की बनावट पोत कहलाती है। धरातल की बनावट पोत कहलाती है। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैशिन ग्राउंड पर, इनामेल लगी धातु प्लेट पर, जिप्सन ग्राउंड पर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी कैशिन ग्राउंड पर भी टेम्परा चित्रण किया सकता है, इनामेल धातु प्लेट पर भी किया सकता है और जिप्सन ग्राउंड पर भी टेम्परा चित्रण किया जा सकता है। अंतराल है अक्षत धरातल, कलाकार का कार्यक्षेत्र, धरातल और तीनों में से कोई नहीं। यानी अंतराल है कलाकार का कार्यक्षेत्र, यानी कलाकार का कार्यक्षेत्र अंतराल कहलाता है। यानी कलाकार जिस पर कार्य करता है, जो उसका क्षेत्र होता है, उसे अंतराल कहते हैं। अंतराल को किस नाम से ग्रंथों में जाना जाता है? स्थान के नाम से, स्थान निरूपण के नाम से, भूमि बंधन के नाम से, उपरोक्त तीनों। यानी अंतराल को तीनों नामों से जाना जाता है। यानी अंतराल को स्थान भी कहा जाता है, स्थान निरूपण भी कहा जाता है और भूमि बंधन भी अंतराल को कहा जाता है। यानी तीनों ही नाम अंतराल के होते हैं। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को कहते हैं अनुभूत रेखाएं, संधि रेखाएं, कठोर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। तो बिंदुओं के मध्य की रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता का, शांत का, गतिमय का, अशांत का, शांत का। क्षैतिज रेखाएं शांत भाव प्रकट करती हैं। क्षैतिज यानी कि पड़ी हुई रेखाएं शांत भाव प्रकट करती हैं। आकांक्षा का भाव प्रकट करती है कठोर रेखा, क्षैतिज रेखा, कर्णवत रेखा, लंबवत रेखा। लंबवत यानी खड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं। लंबवत रेखाएं आकांक्षा का भाव रेखा प्रकट करती हैं। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को कहते हैं क्षैतिज रेखाएं, लंबवत रेखाएं, एक पुंजीय रेखाएं और संधि रेखाएं। एक स्थान से यानी एक ही बिंदु से रेखाएं जो निकलती हैं उसे एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। यानी एक ही बिंदु से रेखाएं भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चली जाएं उसे एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। जैसे टॉर्च की लाइट
एक पुंजीय रेखा है, एक जगह से निकलती है और चारों तरफ बिखर जाती है, एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है प्राकृतिक अंकन, यथार्थ अंकन, यांत्रिक अंकन, वस्तु चित्रण। इसको हम प्राकृतिक अंकन कहते हैं। यानी फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण प्राकृतिक अंकन कहलाता है या प्राकृतिक चित्रण कहलाता है। वर्ण के गुण होते हैं रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त सभी। वर्ण के गुण उपरोक्त सभी होते हैं। यानी कौन कौन से वर्ण के गुण? रंगत भी होता है, मान भी होता है और सघनता भी होता है, गुण होते हैं। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया ग्रीक वासियों ने, रोम वासियों ने, भारतवासियों ने, उपरोक्त कोई नहीं। तो ग्रीक वासियों ने स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत ग्रीक वासियों ने विकसित किया। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत ग्रीक वासियों ने विकसित किया। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। अग्रगामी रंग यानी सर्वप्रथम दृष्टि को जो आकर्षित करते हैं, अग्रगामी यानी जो आगे लगे होते हैं वही, यानी अट्रैक्शन पैदा करते हैं। अग्रगामी यानी आकर्षित करना, अट्रैक्शन देना, अग्रगामी रंग होते हैं। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? लाल की, पीले रंग की, नीले रंग की, बैंगनी रंग की। यानी कि कंपन गति बैंगनी रंग की सबसे अधिक है। शीत वर्ण है लाल, पीला, हरा, काला। शीत वर्ण ठंडक पहुंचाने वाला जो रंग होता है वो कौन सा है? हरा। हरा रंग शीत वर्ण कहलाता है। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को कहते हैं तान, मान, सघनता, कोई नहीं। तो रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को तान कहते हैं। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को तान कहते हैं। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है वर्ण शून्यता, द्विवर्णीय शून्यता, बहुवर्णीय शून्यता, एक वर्णीय योजना। तो श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहा जाता है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है श्वेत में, पीले में, नीले में, लाल रंग में। यानी पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में होती है। यानी पीले रंग आपको बहुत ही ब्राइट चमक देता है। तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्यम प्रकाश, छाया, उपरोक्त सभी। यानी कि तान के सभी मुख्य भेद हैं। प्रकाश भी है, मध्यम प्रकाश भी है और छाया भी तान का मुख्य भेद है। नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलाने पर बनता है रसेट, सिरटन, आलिव, कोई नहीं। तो रसेट, नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलाने पर रसेट बनता है। रसेट। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त सभी। तो पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल भी है, नीला भी है और पीला भी है। अष्टवाल आदर्श वृत्त में रंगतें हैं 24, 32, 18 और 32। तो अष्टवाल रंग में कितनी है? 24 रंगतें हैं।
वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण चक्र में यानी ऑस्टवाल वर्ण चक्र में आमने सामने के जो वर्ण होते हैं वह विरोधी वर्ण कहलाते हैं। पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है बैगनी, हरा, नारंगी, काला। तो पीला और नीला रंग जब हम मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। जब अगर हमारे पास कोई भी रंग खत्म हो जाए तो पीले और नीला मिला के हम हरा रंग तैयार कर सकते हैं। कभी कभी होता है अगर ट्यूब यूज होते थे हरा रंग खत्म हो जाता है, अगर हमें हरे रंग की आवश्यकता पड़े तो हम पीला और नीला रंग मिला के हरा भी रंग तैयार कर सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई? चार्ल्स बाबेज ने, न्यूटन, आइजैक ने, ऑस्टवाल ने, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन आइजैक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई। तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, उपरोक्त सभी। तो तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला और सफ़ेद। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? पीली, काली, नीली, उपरोक्त सभी। काली यानी वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित यानी एब्जॉर्ब करना कर लेती है, तब वो कैसे दिखाई देगी? काली ही दिखाई देगी, यानी रंग काला हो जाएगा उसका। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह काली या काली दिखाई देती है। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? सीडार की, शीशम की, यूकेलिप्टस की, पीपल की। सीडार की। अच्छी पेंसिल के लिए सीडार की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती हैं? 15, 12, 10, 4। 15 डिग्री। पेंसिल की 15 डिग्री दिखाई देती हैं। सिग्रेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन यानी खुरचकर किया जाता है उसे कहा जाता है स्पैटुलास, पेचकस, लूप, स्टाइलस। तो उसे स्टाइलस कहा जाता है। सिग्रेफिटो में स्टाइलस टूल से प्रथम अंकन किया जाता है। मार्टर में उपस्थित तत्व है सैंड, जल, वाइंडर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी मार्टर में सैंड भी, जल भी और वाइंडर लाइम या सीमेंट दोनों उपरोक्त सभी का प्रयोग तत्व होता है। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं वाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई, उपरोक्त सभी। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को बाटिक कहते हैं। जावा निवासी इससे मोम लगाते हैं स्पैटुला से, स्टाइलस से, स्क्रैपर से, टीजांटिंग से। टीजांटिंग से जावा निवासी टीजांटिंग से मोम लगाते हैं। बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रेलिक रंग, तेल रंग, उपरोक्त सभी। वाटिक में मोम प्रयुक्त किया जाता है। बाटिक में मोम प्रयुक्त किया जाता है। एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तेल रंग चित्रण में, एक्रेलिक चित्रण में, जल रंग चित्रण में। यानी वाटिक में एक बार में एक ही रंग किया जाता है। वाटिक में एक बार में एक ही रंग किया जाता है। ग्राफिक की तकनीक है रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट लिथोग्राफी
और उपरोक्त सभी। तो ग्राफिक की तकनीक है तीनों, यानी रिलीफ भी है, इंटेग्लियो है और फ्लैट यानी लिथोग्राफी भी है। लिथोग्राफी की खोज की आइजैक न्यूटन ने, रमन लियोनार्डो ने, अलाय सेनफेल्डर ने, इनमें से कोई नहीं। तो लिथोग्राफी की खोज अलाय सेनफेल्डर ने की थी। लिथोग्राफी की खोज अलाय सेनफेल्डर ने की थी। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो लिथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी में हुई। लिथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी में हुई। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाइट्रिक एसिड। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को नाइट्रिक एसिड में रखा जाता है, यानी कि जहाँ हम राइटिंग कर देते हैं वो नाइट्रिक एसिड क्या उसे हटा देता है और वो प्लेट पर छप जाता है। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2, 1, 1000 से ऊपर, लगभग 1000, लगभग 1000। एचिंग में कॉपर प्लेट से लगभग 1000 प्रिंट बनाए जा सकते हैं। बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? प्यूनिक वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन और वर्जिन वैक्स। पैराफिन। वाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए पैराफिन वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, सभी से। तो कलाकार सामंजस्य रेखाओं से भी उत्पन्न कर सकता है, रंगों से भी उत्पन्न कर सकता है और रूपों से भी सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। ये कलाकार के हाथ की बात होती है। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा, उपरोक्त कोई नहीं। हल्का सा नम कागज होना चाहिए। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज हल्का सा नम यानी किंचित नम होना चाहिए। नम मतलब हल्का सा गीला, नम मतलब मॉइस्चराइज वाला होना चाहिए। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है टेम्परा, फ्रेस्को, तेल रंग, जल रंग। जल रंग यानी स्टूडियो से बाहर, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जल रंग सबसे बढ़िया सुविधाजनक माध्यम है। बस पानी लीजिए, कलर लीजिए और काम शुरू। और ये कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। चित्रण की विधि कहलाती है तकनीक, माध्यम, पद्धति, साइजिंग। तकनीक। चित्रण की विधि तकनीक कहलाती है। चित्रण की विधि तकनीक कहलाती है। गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है आदिकाल में, पाश्चात्य रेनेसां चित्रों में, भारतीय रेनेसां काल में, उपरोक्त तीनों में। यानी आदिकाल में गेरू का प्रयोग आदिकाल में चित्रण के लिए हुआ है। आज भी हमारे घरों में त्योहारों पर इसका उपयोग किया जाता है। गेरू का उपयोग किया जाता है। कलाकार चित्रण कार्य करता है धरातल पर, अंतराल पर, पोत पर, रूप पर। अंतराल पर कलाकार चित्रण अंतराल पर करता है। अंतराल यानी फ्लैट सरफेस। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर, नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, उपरोक्त सभी। यानी फ्रेस्को में गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को में गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है। धातुओं के रंग बनाए गए 14वीं शताब्दी में
12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। तो धातुओं के रंग 18वीं शताब्दी में बनाए गए। भित्ति चित्रण की विधा नहीं है फ्रेस्को, फ्रेस्को शेको, टेम्परा, ब्रोकन कलर। भित्ति चित्रण की जो विधा नहीं है वह है ब्रोकन कलर, यानी ब्रोकन कलर भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। ब्रोकन कलर भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है अजंता से, फ्रेस्को से, 18वीं शताब्दी से, राजपूत शैली से। यानी सर्वप्रथम हमें अजंता के चित्रों में भित्ति चित्रण प्राप्त हुआ था, इसलिए भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से आरंभ होती है। भित्ति चित्रण की विधा है टेम्परा, फ्रेस्को, सिग्नेफिटो, उपरोक्त सभी। यानी भित्ति चित्रण तीनों ही विधि पर किया जाता है। टेम्परा भी भित्ति चित्रण की विधि है, फ्रेस्को भी भित्ति चित्रण की विधि है और सिग्नेफिटो भी भित्ति चित्रण की विधि है। यानी तीनों ही विधियां भित्ति चित्रण की हैं। सिग्नेफिटो विकसित हुआ भारत में, यूरोप में, चीन में, जापान में। सिग्नेफिटो यूरोप में विकसित हुआ। सिग्नेफिटो यूरोप में विकसित हुआ। एक परत में कार्य किया जाता है तेल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में, एक्रेलिक रंग में। यानी पोस्टर रंग में एक परत में, यानी पोस्टर रंगों से एक परत में ही कार्य किया जाता है। अगर आप पोस्टर रंगों का प्रयोग कर रहे हैं और आप बीच में रुककर कार्य करते हैं तो वह पेंटिंग बहुत ही अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि इसमें स्पॉट बन जाते हैं, फिर उसको मिक्स करने में बहुत ही टाइम लगता है। तो एक ही परत में एक ही बार में पोस्टर रंगों से चित्रण किया जाता है। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है तेल रंग में, एक्रेलिक रंग में, टेम्परा में, उपरोक्त सभी। यानी तेल रंग में भी आप कभी भी कार्य रोक कर सकते हैं, एक्रेलिक रंगों में भी कार्य कर सकते हैं और टेम्परा में भी आप कई परतों में कार्य कर सकते हैं। यानी कि अभी आपका मन कर रहा है थोड़ा सा बना दिया, घूमने चले गए, फिर दूसरा बना लिया, तो तेल रंग, एक्रेलिक रंग और टेम्परा रंग इन तीनों में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जल रंग, पोस्टर रंगों में ऐसा नहीं होता है। वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किया शारदा वकील ने, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को कहते हैं साइजिंग करना, प्राइमिंग करना, वार्निश करना, माउंट करना। तो कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को माउंट करना कहलाता। माउंट माने इसको चारों तरफ चिपका दिया जाता है, फिर काम किया जाता है, माउंट करना कहलाता है। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएँ हैं ब्रिस्टल की, माप की, सेवल की, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेवल की सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी तुलिकाएँ होती हैं जल रंग के लिए, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं जल रंग चित्रण के सेवल की तुलिकाएँ। जैन तुलिका मतलब ब्रश। जल रंग मिलते हैं ट्यूब में, टिकिया में, सीसी में, उपरोक्त सभी में। तो जल रंग आपको तीनों तरीके से प्राप्त हो सकती है। ट्यूब में भी ले सकते हैं आप, टिकिया में भी ले सकते हैं और सीसी में भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित, उपरोक्त सभी। यानी कार्बनिक रंग रासायनिक तत्व भी होते हैं उसमें, पशु जगत से प्राप्त किए जाते हैं चर्बी द्वारा, और वनस्पति जगत से पेड़ पौधों द्वारा भी उसे प्राप्त किया जाता है, वो कार्बनिक रंग कहलाते हैं। पारदर्शक तकनीक नहीं है वॉश, आला प्राइमा, स्पंजिंग और स्कम्बलिंग। स्कम्बलिंग पारदर्शक तकनीक नहीं है, यानी कि इसमें आप आर पार की चीज़ें नहीं देख सकते। वॉश में देख सकते हैं।
चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पनटाइन का अनुपात क्या होता है? 50-50% यानी 50-50%, 20 और 80%, 30 और 70%, 40 और 60%। यानी कि चित्रण कर समय तेल चित्रण का प्रयोग अलसी और टर्पनटाइन का 50-50% का प्रयोग अनुपात होना चाहिए। चित्रण के समय 50% अलसी का तेल और टर्पनटाइन का अनुपात होना चाहिए। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? वर्णसाइना, वान डाइक ब्राउन, वर्णट आम्बर, वेरेडियन। वेरेडियन कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? यानी प्रथम वेरेडियन रंग प्रथम श्रेणी का रंग है। तेल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नाइफ, ईजल, अलसी का तेल, जल। इन तेल रंगों में कभी भी जल का प्रयोग नहीं होता है। तेल रंगों में कभी भी जल का प्रयोग नहीं होता है। तेल चित्रण की प्रविधि नहीं है। स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर, वॉश। इन तेल चित्रण में कभी वॉश नहीं किया जाता, सिर्फ जल रंगों में ही वॉश किया जाता है। तेल चित्रण में वॉश नहीं किया जाता। वॉश माने धोना, यानी एक ही रंग से एक परत बना के उसे धो दिया जाता है, फिर थोड़े देर सुखाने का फिर उस पर पेंटिंग की जाती है। वॉश चित्रण कहलाता है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं प्रकाश, तान, टिंट, शेड। तो सफ़ेद रंग से मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहा जाता है, यानी कि गहरे से हल्के की ओर, टिंट। तीव्र प्रकाश को कहते हैं मध्यम प्रकाश, टिंट, शेड, हाईलाइट। ये तीव्र प्रकाश कहीं दिखाई दे रहा हो तो उसे हाईलाइट कहा जाता है। हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है टेम्परा द्वारा। तेल रंग चित्रण में, फ्रेस्को में, जल रंग में। यानी हाईलाइट जल रंग में श्वेत रखा जाता है। हाईलाइट यानी जल रंग में कागज को श्वेत रखा जाता है हाईलाइट करने के लिए। भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाना कहलाता है सपाट धुलाई, स्कम्बलिंग, इम्पेस्टो, एनकॉस्टिंग। इम्पेस्टो यानी कि मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला द्वारा लगाया जाता है, उसे इम्पेस्टो कहा जाता है। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? तेल रंग, पेस्टल रंग, जल रंग, टेम्परा रंग। यानी पेस्टल रंग, एक मोम के कलर जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, वो पेस्टल रंग कहलाते हैं। उनको बिना तुलिका से किया जाता है, सीधे डायरेक्ट इन्हें यूज किया जाता है। जो पेस्टल रंग होते हैं जिनके तुलिका का यूज नहीं किया जाता। यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन। यानी यंत्रों से किए जाने वाले रेखांकन यांत्रिक रेखांकन कहा जाता है। जैसे टेक्निकल ड्राइंग, वो यांत्रिक रेखांकन का विधि है। प्राविधिक कला या यांत्रिक रेखांकन या टेक्निकल ड्राइंग। खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच को, तकनीक को, लैंडस्केप को, चित्रण को। स्केच को खसड़ा कहते हैं। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तलों में बांटा गया है? 5 ताल में, 7.5 ताल में, 16 ताल में, 18 ताल में। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को 7.5 ताल में बांटा गया है। बसली है चित्रण के लिए धरातल, तकनीक, माध्यम, पद्धति। चित्रण के लिए धरातल यानी चित्रण का जो धरातल होता है उसे बसली भी कहा जाता है। कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं शांति का भाव, आकांक्षा का भाग, व्याकुलता का भाग, शक्ति का भाग। यानी कोणीय रेखाएं झुकी होती हैं वो व्याकुलता का भाव उत्पन्न करती हैं। यानी कोणीय भाव रेखाएं व्याकुलता का भाव उत्पन्न करती हैं। वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाई जाने पर नहीं मिलती।
सरल रेखाएं कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है, असमानांतर रेखाएं कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी जो रेखाएं आप आगे बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। कैंडिस्की की चित्रण विधि किस अंकन के समीप है? स्मृति रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, यथार्थ रेखांकन। कैंडिस्की की चित्रण विधि स्वतंत्र रेखांकन है। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? अनुकृत, सृजित, कल्पित, सांकेतिक। यानी पोत का सांकेतिक पोत का प्रकार नहीं है। ये आखिरी स्लाइड थी। नमस्कार, धन्यवाद।